नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिपि के बारे में, देवनागरी लिपि के बारे में। ये लिपि की वीडियो जो आपने इससे पहले देखी थी उसका दूसरा पार्ट है, जिसमें आज हम देवनागरी लिपि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यदि आपने लिपि का ये पहला भाग नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना शुरू करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बात करते हैं हम देवनागरी लिपि के बारे में। तो सबसे पहले जैसे आपने देखा था पिछली वीडियो में कि जो हमारी देवनागरी लिपि है वो कहाँ से विकसित हुई है, तो ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि विकसित हुई 4वीं से 5वीं सदी में। यहाँ मैंने लिखा भी है, देखो, ब्राह्मी लिपि की जो उत्तरी शैली है, उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं शती में गुप्त लिपि विकसित हुई। ठीक है, गुप्त लिपि विकसित हुई और इसी गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। ठीक है, 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई और इसी कुटिल लिपि से जिसको सिद्ध मातृका लिपि भी कहते हैं, आप जानते हैं, इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग हमारी देवनागरी लिपि का विकास हुआ, जिसको नागरी के प्राचीन रूप में इसका विकास हुआ और इसी वजह से इसको प्राचीन नागरी भी कहा जाता है और देवनागरी भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कुटिल लिपि से 9वीं शती में देवनागरी लिपि और उसके बाद 10वीं शती में शारदा लिपि का भी विकास हुआ। लेकिन आज हम इस वीडियो में केवल देवनागरी लिपि के बारे में ही जानना चाहते हैं। तो अब देखिए, देवनागरी लिपि का नाम कैसे देवनागरी पड़ा, तो इस विषय में भी अनेक मत है जिनके बारे में आपका जानना ज़रूरी है, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो कई बार एग्ज़ाम में आया है। इसमें से कई सारे, इस एक लाइन में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। कभी तो इनकी सती पूछ ली जाती है, कभी शैली पूछ ली जाती है, कभी कुटिल लिपि पूछ ली जाती है कि कहाँ से विकसित हुई, ठीक है, या फिर कुटिल लिपि से कौन सी लिपि विकसित हुई। ऐसे घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन इस एक लाइन से बनते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको इसको याद रखना है। अब देखिए, देवनागरी लिपि के विषय में जो मत प्रचलित है, पहले बात, कुछ लोग कहते हैं कि नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा, यानी नगरों में प्रचलित थी ये भाषा, इसलिए इसको देवनागरी नाम दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि उस समय में पाटलिपुत्र नगर में चंद्रगुप्त का राज्य था और पाटलिपुत्र को नगर तथा चंद्रगुप्त को, ठीक है, पाटलिपुत्र को नगर और चंद्रगुप्त को देव कहा जाता था, इस कारण इसका नाम देवनागरी कहलाया। और कुछ लोग कहते हैं कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर इसका नाम नागरी पड़ा। और आप जैसा कि आप जानते हैं, ब्राह्मणों को देव कहकर भी संबोधित किया जाता था, इसलिए इसका नाम देवनागरी या नागरी हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो थे मत जो कि पूछ तो लिए जाते हैं कई बार, लेकिन इनका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हमें नहीं मिला है, इसलिए ये सिर्फ मत हैं लोगों के। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कई बार कि देवनागरी शब्द ये सबसे पहले हमें कहाँ पर देखने को मिला या इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, तो ये हुआ इसका प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट, गुजरात के राजा थे जयभट्ट 7वीं-8वीं शती के समय में, और उनके शिलालेख से प्राप्त हुआ है ये देवनागरी शब्द। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो था देवनागरी कहाँ से विकसित हुई, इसके नाम के बारे में जो मत थे और कहाँ से प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं। तो आइए बात कर लेते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, देवनागरी लिपि अक्षरिक लिपि है। ठीक है, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में ब्राह्मी लिपि का जो हम विकास देख रहे थे उसमें पढ़ाया था कि ध्वनि लिपि से 2 तरह की लिपियां निकली, अक्षरिक लिपि और वर्णात्मक लिपि, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर जितनी भी लिपियां हैं, जितनी भी भाषाएं हैं और वो भाषाएं जिन लिपियों में लिखी जाती हैं वो सभी लिपियां अक्षरिक लिपि है। तो देवनागरी भी भारतीय लिपि है जैसा आप जानते हैं, और ये लिपि अक्षरिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देवनागरी लिपि अक्षरिक लिपि है। दूसरी जो विशेषता है, इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। जैसा आप जानते हैं कि जो हम बोलते हैं हिंदी में बिल्कुल वैसा ही लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। और तीसरी विशेषता, इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है,
है ना। वर्ण हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन उस वर्ण का जो ध्वनि है वो एक ही रहता है, उसका उच्चारण समान रहता है हर बार। जिस तरह से अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं सी लेटर को ले लूँ तो इस सी की ध्वनि हम कई बार क लेते हैं, कई बार स लेते हैं, कई बार च भी लेते हैं, तो वो अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो लिपि है देवनागरी लिपि, उसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक निर्धारित है। इसी वजह से जैसा इसमें उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता। चौथी जो विशेषता है, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। तो ये आप जानते हैं कि जब भी हम जितने भी अक्षर लिखते हैं उन सभी अक्षरों को के ऊपर हम ये शिरोरेखा ज़रूर लगाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगली जो विशेषता है, देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वैज्ञानिक लिपि कौन सी लिपि है, तो देवनागरी लिपि को ही हम वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो वर्णमाला है वो वैज्ञानिक है, उसका वर्णक्रम। अगली जो विशेषता है, इसमें स्वर पहले और व्यंजन बाद में आते हैं। जैसे आपने वर्णमाला बचपन से देखी है, उसमें हमेशा स्वर पहले पढ़ाए जाते हैं और व्यंजन उसके बाद आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं देवनागरी लिपि में किस समय में कौन सा सुधार हुआ। तो बात कर लेते हैं देवनागरी लिपि के सुधारों के बारे में। तो आइए बात कर लेते हैं हम सुधारों के बारे में। देवनागरी लिपि में कौन कौन से सुधार हुए, तो सबसे पहले बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने क्या किया, तो 1904 ईस्वी में ये अपना एक पत्र प्रकाशित करते थे जिसका नाम था केसरी। ठीक है, इस पत्र में इन्होंने एक कॉलम बनाया तिलक फॉन्ट के नाम से, जिसमें इन्होंने देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया। यहाँ से इन्होंने कुछ ऐसी बातें उसमें प्रकाशित करना शुरू की जो कि देवनागरी लिपि के सुधार के लिए आगे महत्वपूर्ण साबित हुई। आगे बात करते हैं कि सबसे पहले महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने, ठीक है, तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अ की 12 खड़ी किसने तैयार की, तो महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने तैयार की। और इसको महात्मा गांधी के पत्र हरिजन सेवक में इसका प्रयोग किया और इसको प्रकाशित करवाया। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर, जैसा कि आप जानते हैं व्यंजन का जो 5वां वर्ण है वो पंचमाक्षर कहलाता है। इन्हीं पंचमाक्षर के स्थान पर इन्हें न लिखकर इनकी जगह पर अनुस्वार के प्रयोग को महत्ता दी। इन्होंने प्रस्ताव रखा कि पंचमाक्षर ना लिखा जाए बल्कि उसकी जगह पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव दिया। ठीक है, यानी व्यंजन पहले लिखा जाए और उसके दाहिने तरफ मात्रा लिखी जाए। उसके बाद बात करते हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, हिंदी साहित्य सम्मेलन जिसका 24वां अधिवेशन हुआ इंदौर में 1935 ईस्वी में। और इस अधिवेशन के समय में इसका जो सभापतित्व कौन कर रहे थे, तो महात्मा गांधी कर रहे थे। इनके सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है नागरी लिपि सुधार समिति का जो गठन है कब हुआ, तो 1935 में हुआ। किसके सभापतित्व में हुआ, तो महात्मा गांधी के सभापतित्व में हुआ। कौन से अधिवेशन में, तो 24वें अधिवेशन में जो कि इंदौर में किया गया। और हिंदी साहित्य सम्मेलन में इसका गठन हुआ। तो देखिए बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। तो नागरी लिपि सुधार समिति के जो संयोजक रहे वो रहे काका कालेलकर। इनका नाम पूछा जाता है क्वेश्चन में कि नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे, तो काका कालेलकर। इन्होंने 14 सुझावों को स्वीकार किया था सम्मेलन में। नागरी लिपि के लिए 14 सुझाव इन्होंने सुझाए थे वहाँ पर सम्मेलन को, और उनको स्वीकार किया गया। अगली बात करते हैं कि वर्धा के राष्ट्रभाषा सुधार समिति, वर्धा में भी एक राष्ट्रभाषा सुधार समिति है। इस ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। तो किसके सुधारों को स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है, तो वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति के सुझावों को। अगली बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 31 जुलाई 1947 में, ठीक है, 31 जुलाई 1947 में ध्यान रखिएगा कि
जुलाई 1947 में आचार्य देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया। ठीक है, और ये इस नागरी लिपि सुधार समिति ने इसमें 9 बैठकें हुई और 1949 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, तो नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 नवंबर 1953 को, यानी 1953 को नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया गया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं, नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। कब किया? तो 1947 में किया। और लिपि सुधार परिषद का गठन कहाँ पर हुआ? तो लखनऊ में हुआ 1953 में। तो देखिए आगे जो लिपि सुधार समिति परिषद जिसका गठन किया उत्तर प्रदेश सरकार ने 1953 में, इसकी बैठक की अध्यक्षता की उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, और आगे बात करते हैं सुनीति कुमार चटर्जी। इन्होंने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग करने का सुझाव दिया था तथा रोमन लिपि जो है वो वर्णात्मक लिपि है और वर्णात्मक होने के कारण इसे संसार की सर्वोत्तम लिपियों में एक समझा जाता है। तो ये तो था देवनागरी लिपि के बारे में, जो कि अक्षरिक लिपि है। इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। तो लिपि के ये दोनों भाग कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक भी यहाँ स्क्रीन पर दे दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा। और अगर आप हिंदी भाषा की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको यहाँ स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें हिंदी व्याकरण की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और हिंदी भाषा की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन सभी को आप एक बार देख सकते हैं। आपके अनुसार जो भी वीडियो आपको पसंद आती है या जो भी आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये तो था आज की वीडियो के बारे में। इसके आगे की वीडियो में हम बात करेंगे राजभाषा के बारे में, और राजभाषा के साथ साथ हमारे भारत में जितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है उन सभी भाषाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहें मेरे साथ इस चैनल पर, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।